हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज कमर्शियल कंपाउंड्स। और कमर्शियल कंपाउंड्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीडीटी। नाम आपने सुन रखा होगा, फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है PP- डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। यहां पे भी आप देख सकते हैं डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। फाइन, तो शायद डीडीटी की फुल फॉर्म जो नेम है वो सुनने में आपको काफी बड़ा लगा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखकर अगर बोला जाए तो बिल्कुल आसान है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन यहां नजर आ रहे हैं एंड दैट इज ईथेन। स्ट्रक्चर बनाना भी बिल्कुल आसान है। इसकी प्रिपरेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप ध्यान रखेंगे। इसको प्रिपेयर किया जाता है क्लोरल से। क्लोरल का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, Cl C Cl Cl C डबल बॉन्ड O और H। अल मतलब एल्डिहाइड और क्लोरल वर्ड डाल रहे हैं मतलब इसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है। रिएक्शन किससे कराई जाएगी? इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी क्लोरोबेंजीन से। देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसे? Cl और ये रहा बेंजीन। यहां पे आप एक H सोच सकते हैं। सिमिलरली एक और क्लोरोबेंजीन की हम यूनिट ले लेते हैं, ये लीजिए। एक और क्लोरोबेंजीन मैंने लिख दिया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे। अब हीट करने से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहां देखिए O, एक H ये रहा और ये सारी चीज बाहर। तो H2O बाहर निकल गया। अब आप खुद सोचिए क्या बनेगा? ये रहा Cl, ये C और ये Cl। ये आ गए यहां पे Cl Cl Cl। ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन यहाँ है। इसके आगे चलिए, ये वाला कार्बन यहाँ है। नीचे हाइड्रोजन नजर आ रहा है। अब कार्बन से O हटा तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। वो अपनी एक वैलेंसी से इस क्लोरोबेंजीन से यहां से जुड़ेगा और एक वैलेंसी से इस क्लोरोबेंजीन से इस पैरा पोजीशन से जुड़ेगा। तो आप नोटिस कीजिए, ये कार्बन इस वाले से इस जगह से जुड़ गया और ऊपर Cl तो है ही है, देखिए यहां पे ये वाला। और इधर देखें तो इस पोजीशन से जुड़ गया, H तो हट गया, यहां से जुड़ गया और ये रिंग है, ये रिंग और ये रहा Cl। ओके, तो इस तरीके से आप डीडीटी को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं आप? स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल आसान है स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ये बन गया क्लोरोबेंजीन। लाइन लंबी कर देंगे, एक लाइन यूं ले जाएंगे, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से आप बना सकते हैं। लाइन को थोड़ा सा और ले आइए और एक लाइन यहां पे खींच दीजिए। अब यहां पे भी Cl लिख दीजिए, यहां पे भी Cl लिख दीजिए, यहां पे भी Cl लिख दीजिए और यहां पे H लगा दीजिए। ये लीजिए आपका डीडीटी तैयार। PP- डाइक्लोरो, PP- इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 डिफरेंट पैरा पोजीशंस है। तो PP- डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। आई होप आपको स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डीडीटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स पर। देखिए, डीडीटी का सबसे बड़ा यूज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफी डिजीज फैलने लग गई थी, जिसमें से एक मलेरिया भी था। अब मलेरिया जनरली स्प्रेड हो रहा था मस्कीटो की वजह से, और ये बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड था और उनके अगेंस्ट काफी इफेक्टिव था। दैट्स वाई बहुत बड़े स्केल पर इसको आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रोड्यूस किया गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई, बिकॉज इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मस्कीटो दैट स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टाइफस और टाइफस फीवर। टाइफस फीवर को जो लाइस जो इंसेक्ट जो कैरी करता है उसके अगेंस्ट भी काफी इफेक्टिव है और मस्कीटो के अगेंस्ट भी काफी इफेक्टिव है। दैट्स वाई इसका बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया गया। लेकिन बाय द टाइम रिसर्च में ये बातें सामने आई कि कई सारे इंसेक्ट्स ने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो इसको यूज करना इतना फ्रूटफुल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, रिसर्च में यह भी पाया गया कि ये फिश के अगेंस्ट काफी टॉक्सिक है, तो ये चीज भी इसके लिए प्लस पॉइंट के जैसे काम नहीं कर रही थी। इसके बैन होने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और जो तीसरी बात थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये कि ये जब एनिमल्स की बॉडी में चला जाता है तो ये बहुत इजीली मेटाबोलाइज नहीं होता उनकी बॉडी में और उनके फैटी टिश्यूज में स्टोर होता रहता है, और रेगुलरली इसके स्टोरेज की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन सब साइड इफेक्ट्स को देखते हुए कई सारी कंट्रीज ने डीडीटी को बैन कर दिया, लेकिन फिर भी ये कई सारी कंट्रीज में आज भी बहुत बड़े स्केल पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि काफी चीप है, दैट्स वाई। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स पर भी आते हैं, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। डीडीटी के बारे में आप इतना ही ध्यान रखिए, जो बातें मैंने आपको बोली वो सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म। आप अच्छे से जानते हैं, द फॉर्मूला इज CHCl3।
ट्राइक्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हैं, शायद क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन मैंने वहां पे लिख रखा है। देखिए इसका जो बेसिक यूज है, जिस वजह से इसको बनाया जाता है, वो है इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फॉर व्हाट? सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल, रबर, आयोडीन। आयोडीन के लिए भी एक अच्छा सॉल्वेंट है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि I2 नॉन पोलर है, म्यू इक्वल्स टू 0। वैसे इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, इस फैक्ट के बावजूद ये अल्कोहल में भी डिसॉल्व हो जाता है और CCl4 में भी डिसॉल्व हो जाता है, और इसको इसमें डिसॉल्व करके हम कई सारे यूजेस इनके हम लेते हैं काम में। या हम ये कह सकते हैं कि I2 को अल्कोहल में डिसॉल्व करके या I2 को CCl4 में डिसॉल्व करके इसके कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन का नाम भी आपने सुना होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ेंगे तब। तो आयोडीन को भी CCl4 अपने में डिसॉल्व कर लेता है, तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। किन किन को डिसॉल्व कर लेता है वो बातें मैंने आपके सामने वहां पे लिख दी है। इसके अलावा इसका और क्या यूज है? इसके अलावा इसका यूज है, यहां पे लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। अब ये R22 क्या है? देखिए फ्रियॉन नाम तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स के लिए हम फ्रियॉन वर्ड यूज करते हैं। फ्रियॉन का जो मैक्सिमम यूज है वो आपको अच्छे से पता है, रेफ्रिजरेशन में है, एयर कंडीशनिंग में है, या फिर आप ये कह सकते हैं एरोसॉल प्रोपेलेंट्स में है। तो अभी मैं समझाऊंगा सारी बातें। सबसे पहले इट वॉज यूज, वॉज लगाया है, इसका मतलब है आजकल यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं समझाता हूं। इट वॉज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। R22 बोलिए या R-022, मैंने यहां लिख भी दिया 022 बोलिए, एक ही बात है। नाम लिखा हुआ है क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, अगर ये ना भी बोला जाता क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन तो भी R-O22 या 022 से हम समझ जाते कि ये कौन सा फ्रियॉन है। मैं आपको सिखाता हूं, आप देखिएगा। देखिए पहला वाला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, अच्छे से सुनना। दूसरा वाला नंबर जो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, और तीसरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन को। लेकिन शर्त यह है कि जितने कार्बन होंगे उसमें से यहां पे एक कम होगा, नंबर एक कम होगा। जैसे कार्बन 2 है तो यहां पे 1 लिखा जाएगा, कार्बन अगर 3 है तो यहां पे 2 लिखा जाएगा, और अगर हाइड्रोजन जितने हैं उससे एक ज्यादा लिखा जाता है। अगर एक हाइड्रोजन अंदर है तो यहां पे 2 लिखा जाएगा, अगर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे 3 लिखा जाएगा, और जो लास्ट वाला जो 2 है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लोरीन आपको बताता है। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। अब जैसे मैं इसको देखूं तो 0, तो मतलब इसका मतलब है इसमें एक कार्बन तो है ही है, क्योंकि यहां जो नंबर लिखा रहता है जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम नंबर यहां लिखा रहता है। तो अगर एक कार्बन है तो यहां 0 लिखा हुआ है, फाइन। अब यहां पे लिखा है 2, तो यहां जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे एक ज्यादा लिखा रहता है, तो मतलब हाइड्रोजन एक कम होगा, CH। अब यहां पे 2 लिख रहे हैं तो 2 मतलब 2 फ्लोरीन हो गया, तो अब बचा क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने, तो बीच में एक क्लोरीन भी आ जाएगा। तो यहां जो चीज बनेगी वो बनेगी CH-Cl-F2। देखिए CH-Cl-F2, आप समझ गए कैसे? C एक है तो मतलब 0 आ जाएगा, हाइड्रोजन एक है तो मतलब वहां पे 2 आ जाएगा, और फ्लोरीन 2 है तो वहां पे 2 आ जाएगा, और बची भी जो चीज होती है वो क्लोरीन से जस्टिफाई हो जाएगी उसकी वैलेंसी। तो ये इसका काफी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस रेफ्रिजरेंट को बनाने के काम में आता है। कैसे बनता है वो सामने रिएक्शन लिखी हुई है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ट्वाइस HF से रिएक्शन कर देंगे तो ट्वाइस HCl बाहर, ट्वाइस H और Cl बाहर चला जाएगा, तो CH एक Cl बचा और 2 फ्लोरीन आ गए, तो CH-Cl-F2 बन गया। RO22 गैस प्रिपेयर कर ली। ये बहुत पहले प्रिपेयर की जाती थी एयर कंडीशनिंग के लिए, लेकिन इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स बाद में साबित हुए। ओजोन लेयर डिप्लीशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हुआ, इसीलिए ये गैस बाद में बैन कर दी गई। शायद एक प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आया था 1989 में। उस दौरान जितनी भी चीजें ओजोन लेयर को हार्म कर रही है उन सब चीजों को बैन कर दिया गया था। तो ये गैसेस भी, इस टाइप की गैसेस और दूसरे केमिकल्स भी उसी दौरान बैन किए गए थे, क्योंकि दे आर वेरी इफेक्टिव इन कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। नाउ चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इट वॉज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। सर्जरी में स्टार्टिंग में इसको एज अ एनेस्थेसिया दिया जाने लगा था, राइट। लेकिन इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से, इसके कम स्टेबल होने की वजह से, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से इसको हटा दिया गया और सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स यूज किए जाने लगे। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। या अगर हमारी बॉडी में चला जाए और हम इसे ब्रीथ कर लें और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 900 ppm, बहुत कम है वैसे देखा जाए, 900 पार्ट्स पर मिलियन, तो भी ये हमारी बॉडी में जाकर फटीग क्रिएट कर सकता है, डिजीनेस क्रिएट कर सकता है, आपको हेडेक भी हो सकता है। वो बातें यहां पे लिखी हुई है। डिजीनेस मतलब स्पिनिंग हेड, चक्कर से आपको आने लग जाएंगे, फटीग थकान सी फील होने लगेगी, सर दुखने लगेगा,
ओके, तो ये अगर इनहेल आप कर लेते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में भी आपके अंदर जाता है तो ये इसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। ये हुआ इसका पहला हार्मफुल इफेक्ट। दूसरा यदि हम बात करें तो क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर का मतलब होता है अगर आप बहुत लंबे समय तक इसके एक्सपोजर में हैं, इसके कांटेक्ट में हैं, तो फिर ये आपकी किडनी और लिवर को भी डैमेज कर सकता है। वो बात यहां पे लिखी हुई है, इट कैन डैमेज लिवर एंड किडनी वेयर इट इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जीन विच इज एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। क्योंकि जब बहुत टाइम तक आप इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो ये आपके लिवर और किडनी में मेटाबोलाइज होकर एक टॉक्सिक गैस बनाएगा एंड दैट इज फॉस्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड भी उसका नाम है और ये काफी टॉक्सिक गैस है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इसके इन हार्मफुल इफेक्ट्स को देखते हुए ही इसको एज अ एनेस्थेटिक सब्सटेंस बैन किया गया। नाउ अब दूसरा इंपैक्ट क्या है, आपकी लैब में भी क्लोरोफॉर्म रखा हुआ होता है। लैब में भी आप कभी नोटिस कीजिएगा क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल में, ग्लास बॉटल होती है डार्क कलर या ब्लैक कलर की बॉटल होती है, उसमें स्टोर करके रखते हैं। वाई? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ऑक्सीजन और लाइट के टुवर्ड्स। यदि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है और वहां लाइट पहुंच गई तो तुरंत ये टूटकर वही टॉक्सिक और पॉइजनस गैस बना लेता है जिसका नाम है फॉस्जीन, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, क्लोरोफॉर्म O2 रिएक्शन हुई, COCl2, देखिए COCl2 6 क्लोरीन है, 4 तो यहां काम में आ गए, 2 H और 2 Cl बच गए तो ट्वाइस HCl बाहर निकल जाता है। यही फॉस्जीन है, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, फॉस्जीन के नाम से फेमस है, काफी टॉक्सिक गैस है। इसीलिए इसको डार्क कलर की बॉटल में पूरा भरकर रखा जाता है। डार्क कलर की बॉटल में इसलिए जिससे लाइट ना जाए और पूरा भरकर इसलिए बॉटल में जिससे कि खाली जगह में ऑक्सीजन ना हो जो कि इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। इसलिए वो लाइन भी यहां पे लिखी हुई है, स्टोर्ड इन कलर्ड क्लोज्ड एंड कलर्ड डार्क बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी क्लोरोफॉर्म के लिए। तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखिए और ये रिएक्शन ध्यान रखिए। एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं है लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वैसे तो बहुत पुरानी हो गई रिएक्शन, आजकल तो हम ये बनाते ही नहीं है R022 क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, लेकिन फिर भी रिएक्शन आप ध्यान रख सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द क्लोरोफॉर्म। सारी बातें यहां पे कवर हमने कर ली है। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो फ्रीऑन्स। देखिए फ्रीऑन्स का दूसरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका नाम जैसे कि यहां लिखा हुआ भी है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फाइन, किसके? मीथेन और इथेन के। यानी एक कार्बन और दो कार्बन पर क्लोरीन और फ्लोरीन अगर जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम CFCs की कैटेगरी में रख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता ही दिया है। यहां पे फ्रीऑन लिखा हुआ है 012। अब आप इसको ना देखें और केवल इसको देखें तो भी अब आप इसका स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। जैसे कि यहां मैं करता हूं, आप देखिएगा, यहां देखें, अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है तो हम आगे 0 मान लेते हैं। 0 है तो मतलब एक कार्बन तो होगा और यहां पे 1 लिखा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहां पे जो नंबर लिखा होता है वो हाइड्रोजन जितने होते हैं उससे ज्यादा का होता है। तो यहां पे 1 लिखा है तो इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं। उसके बाद 2 लिखा है तो 2 फ्लोरीन हो गए। तो इसका मतलब अब पूरी बैलेंस को जस्टिफाई करने के लिए यहां पे कितने क्लोरीन आएंगे? तो 2 ही क्लोरीन आएंगे। तो ये लीजिए, फॉर्मूला आपके पास आ गया। आपको पहले बात समझ में आ गई होगी तो ये फॉर्मूला बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इसको देख के भी आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन का एक कंपाउंड है कार्बन के साथ और इसको हम बोल सकते हैं फ्रीऑन। कार्बन 1 है तो मतलब एक कम 0, हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो +1 यानी 1, फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो ये 012 है, वो यहां पे ऊपर लिखा हुआ है। फाइन। नाउ थर्ड पॉइंट, दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पस। फ्रीऑन्स को क्यों बनाया गया है? एयर कंडीशनिंग के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए और एरोसोल प्रोपेलेंट्स के लिए। देखिए एरोसोल प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। एरोसोल प्रोपेलेंट्स होते हैं जैसे कोई कैन है, उस कैन में कंप्रेस्ड फ्रीऑन्स भर दिए जाते हैं और साथ साथ वो सब्सटेंस भी अंदर डाल दिया जाता है जो खुद इवोपरेट नहीं हो सकता। लेकिन फ्रीऑन्स क्योंकि काफी वॉलेटाइल है और जब कंप्रेस फॉर्म में रहते हैं और किसी पिन होल से हम जब इनको बाहर निकलने के लिए पॉसिबिलिटी देते हैं, बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी देते हैं, बाहर निकलने के लिए इनको जगह देते हैं, तो उस पिन होल से जब ये डिफ्यूज होते हैं, इफ्यूज होते होते जब डिफ्यूज होते हैं तो उस सब्सटेंस को भी अपने साथ लेकर ये बाहर आ जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं डिओडोरेंट्स का। देखिए डिओडोरेंट्स में जो ओडर होती है वो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होती है जो कि वॉलेटाइल नहीं होते या बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, ऑयल्स होते हैं बेसिकली। अब उनको जब हम इन केमिकल्स के साथ मिक्स कर देते हैं और कंप्रेस करके रखते हैं और जब हम डिफ्यूजन शुरू करते हैं, फ्यूज करते हैं, मतलब स्पिन होल से जब इस गैस को अलाउ करते हैं बाहर निकलने के लिए, तो फ्रीऑन जब अपने साथ बाहर आते हैं तो अपने साथ इन
ऑर्गेनिक ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स को भी बाहर लेकर आ जाते हैं, और बाहर जब ये लेकर आते हैं तो जिस भी जगह आप स्प्रे कर रहे हैं वहां दोनों चीजें गिरती है। फ्रियॉन्स ज्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से उड़ जाते हैं, और वो ऑयली जो सब्सटेंस है या जो फ्रेग्रेंस है जिस वजह से वो वहीं फैब्रिक पे रह जाती है। ऐसा काम करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एरोसोल प्रोपेलेंट्स। जो हिट्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे होते हैं, उनमें भी यही चीज होती है। आप समझ गए मेरी बात? तो परफ्यूम्स, डियोज, जो अस्थमा इनहेलर्स होते हैं, अस्थमा जिनको होता है, वो जो पंप यूज करते हैं उसमें भी ऐसी ही चीजें यूज की जाती है। आप समझ गए? तो वो चीज जो कि डिफ्यूज या इफ्यूज नहीं हो सकती, उनको हम फ्रियॉन्स या ऐसी चीजों के साथ डिफ्यूज इफ्यूज करवा देते हैं जो हाईली इफ्यूजन या डिफ्यूजन फॉलो करती है। बात समझ में आ गई होगी। एक कैन है, कैन में हाईली कंप्रेस्ड फ्रियॉन्स आपने रख दिए, ठीक है, काफी कंप्रेस फॉर्म में है, वहीं पे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इनके साथ मिक्स हो चुका है, और जब ये बाहर आएंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ जाएंगे। वो कम वॉलेटाइल है, इसलिए जिस पे आपने स्प्रे किया वो वहीं रुक जाएंगे, और फ्रियॉन्स क्योंकि इनर्ट हैं, काफी वॉलेटाइल हैं, बाहर आ जाएंगे। और हम इनको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पर, इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर ये रिएक्शन नहीं करते। दैट्स वाई हम इनको प्रेफर करते थे। लेकिन बाद में रिसर्च में ये साबित हुआ कि फ्रियॉन्स इस तरह का काम तो कर लेते हैं, इन स्प्रेज में तो काम में ही आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉन कोरोसिव हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, इसीलिए बिना रिएक्शन करे ये उड़ते उड़ते ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं। और शायद उसके एक आगे की कहानी आपको पता है, वहां जाकर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। दैट्स वाई 1989 में जो वो प्रोटोकॉल आया था उसके अंदर इनको भी बैन किया गया, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे इनका यूज हो रहा था, जो कि ओजोन लेयर के लिए काफी हार्मफुल था। जो बातें मैंने आपको बोली है वही बातें यहां पे लिखी हुई है, जब आप नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये भी बात हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं ट्राइआयोडोमीथेन। ट्राइआयोडोमीथेन इज आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3, ऐसे ट्राइआयोडोफॉर्म, या हम ये कहें कि आयोडोफॉर्म क्या होगी या ट्राइआयोडोमीथेन क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला है। जैसे क्लोरोफॉर्म इज CH-Cl3, तो आयोडोफॉर्म इज CHI3। CHI3 की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये CHI3 है, आयोडोफॉर्म इज CHI3। फाइन, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे तो वहां एक टेस्ट आएगा, हेलोफॉर्म टेस्ट, वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लीजिए। CHI3 बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज CHI3 की वजह से नहीं है, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज CHI3 जो I2 लिबरेट करता है उसकी वजह से है। लेकिन CHI3 में काफी ऑब्जेक्शनेबल ओडर थी, उसे सहन करना काफी मुश्किल था, इसीलिए CHI3 मतलब आयोडोफॉर्म को बैन कर दिया गया या इसका यूज डिसकंटिन्यू कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्शनेबल ओडर। और क्योंकि CHI3 की वजह से बेसिकली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज नहीं थी, ये आयोडीन लिबरेट करता था, इसकी वजह से, उस आयोडीन की वजह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आती थी, इसलिए कुछ ऐसे कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिए गए जो आयोडीन लिबरेट करते थे और उनमें इतना खराब ओडर भी नहीं था। दैट्स वाई इसके यूज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। वो बात यहां पे लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला आता है टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। कार्बन की चारों वैलेंसीज पर Cl जुड़ा हुआ है। बात करेंगे यूजेस की और फिर बाद में इसके साइड इफेक्ट्स की। यूजेस में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, जो कि कॉमन है सबके लिए, स्पॉट रिमूवर, डिग्रीजिंग एजेंट, एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, स्पॉट रिमूवर की बात करें या पेंट्स के जो धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए, डिग्रीस करने के लिए, क्योंकि ग्रीस वाला जो केमिकल होता है वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और वो इनमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो दैट्स वाई अगर उनके कहीं एक्सेस है या हमें किसी मेटल सरफेस को क्लीन करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इससे कई सारे ऑर्गेनिक डाइज जो है उनके स्पॉट्स जो है उनको भी हटाया जा सकता है। तो पेंट के स्पॉट्स हटाने में, क्योंकि ये सबको अच्छे से अपने में डिसॉल्व कर सकता है, दैट इज द ओनली आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। नई चीज जो आपको सामने देखने को मिल रही है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने में भी काफी कैपेबल है। रीजन, क्योंकि CCl4 को जब हम कंप्रेस फॉर्म से बाहर निकालते हैं तो जब इसकी जो वेपराइज फॉर्म जो आती है वो काफी डेंस होती है और जलने वाले मटेरियल के अराउंड इकट्ठा हो जाता है और वहां पे ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है। दैट्स वाई ये एक अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे आप। कंप्रेस्ड फॉर्म में जब हम इसको बाहर निकालते हैं, जब ये कंप्रेस्ड फॉर्म में किसी सिलेंडर में होता है और जब हम इसका डिफ्यूजन करते हैं, इसको फ्यूज आउट करवाते हैं, तो जब ये बाहर आती है इसकी वेपर्स तो काफी डेंस होती है और जलने वाले मटेरियल के अराउंड अपना एक क्लाउड बना लेती है, जिस वजह से वहां पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। दैट्स वाई ये बात आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर भी ये है। इसके अलावा यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड फ्रियॉन्स, ये बात हम देख चुके हैं। इसकी मदद से भी इन सबको बनाया जाता है और इसको खुद को भी यूज किया जाता है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू CCl4, क्रॉनिक मतलब आप समझ गए, लंबे समय तक अगर इसका एक्सपोजर रहा तो इट कैन कॉज कोमा। आप समझ गए, बहुत
ज्यादा अगर आप इसके कांटेक्ट में रहे तो कोमा की स्टेट भी आ सकती है, लिवर कैंसर हो सकता है, और साथ ही साथ एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इनसे होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो तो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे। उसके बाद बात करें तो इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऑब्वियसली वो तो जैसे बाकी लोग जैसा कर रहे थे वैसा ही ये भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये इनको बनाने के काम में आ रहा है, तो ये भी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वैसे ही CCl4 भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डाइक्लोरोमीथेन, जिसे आप मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था। डाइक्लोरोमीथेन मतलब मीथेन मतलब एक कार्बन, डाइक्लोरो मतलब Cl2, अब बचे 2 हाइड्रोजन होंगे तो CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन, राइट। वही एक बात कॉमन आएगी, सॉल्वेंट जो कि सबके लिए आ रही है, तो इट इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर एंड एज एरोसोल प्रोपेलेंट। मैं बात बता चुका हूं आपको। एक्सपोजर, इसका भी अगर एक्सपोजर आपको मिल जाए एयर में कम क्वांटिटी में हो तो ये आपको इम्पेयर्ड विजन और हेयरिंग दे सकता है। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में एयर के थ्रू आपने इसको सेंस किया, फील किया, आपके अंदर चला गया, तो आपकी हेयरिंग थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, आपका विजन डैमेज हो सकता है। लेकिन वहीं अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा आपके अंदर चली गई तो नौसिया हो सकता है, नमनेस इन फिंगर्स, मतलब नौसिया मतलब वॉमिट जैसा आपको लग सकता है, फिंगर में नमनेस आ सकती है, सेंसेशन खत्म हो सकता है। और एक्सट्रीम केसेस अगर इसके होंगे, वैसे तो हम कॉर्निया की तो बात बाद में करते हैं, और एक्सट्रीम केसेस अगर इसके होंगे तो फिर डेथ तो होनी ही है। उसके अलावा अगर ये डायरेक्ट आपके आंख में चला जाए तो इट कैन बर्न द कॉर्निया ऑल्सो। वो बात यहां पे लास्ट में लिखी हुई है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आईज कैन बर्न द कॉर्निया। तो अभी आपने जो देखे वो देखे पॉली हेलो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट थे। चाहे DDT हो तो 2 Cl थे, उसके बाद आपने क्लोरोफॉर्म देखा तो 3 Cl आ गए, फिर आयोडोफॉर्म अगर आप देखते हैं तो 3 I आ जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में तो बहुत सारे Cl और F है ही है। उसके बाद CCl4 4 क्लोरीन आ गए, और CH2Cl2 यहां देखा जाए तो फिर 2 क्लोरीन आ गए। तो इन्हें हम पॉली हेलो कंपाउंड्स कह सकते हैं। सभी के लिए जो कॉमन बात आई है बेसिकली निकल कर वही आई कि ये सॉल्वेंट हैं, अच्छे, सबके लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन कॉमन बात कह रहा हूं, इन कॉमन जो मैक्सिमम है वो। दूसरा, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। बाकी हर एक के साथ अपने अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़े हुए हैं जो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की। देखिए मेडिसिनल इंपॉर्टेंस 5 है और पांचों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली बात करते हैं हम एक केमिकल कंपाउंड की जिसे हम कहते हैं क्लोरोएम्फेनिकॉल। इसके बारे में भी हम केमिस्ट्री डेली लाइफ में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है और इसे सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। ये बहुत बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक है टाइफॉइड के अगेंस्ट। तो जहां लाइस टाइफॉइड कैरी करती है उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज की जाती है, इसीलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक माना जाता है और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। वही बात यहां पे लिखी हुई है, ये भी एक क्लोरीन का ही कंपाउंड कह सकते हैं आप। वहां पे लिखा हुआ भी होगा क्लोरोएम्फेनिकॉल क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, फाइन, प्रोड्यूस्ड, वो सारी बात जो मैंने आपको बोली वो। उसके बाद जो सेकंड लिखा हुआ है वो है थायरोक्साइन, ठीक है, थायरोक्सिन भी कहते हैं। थायरोक्सिन जो है वो भी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है और ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एक डिजीज हो जाती है जिसको आप अच्छे से नाम जानते होंगे, गॉइटर। वही बात यहां पे लिखी हुई है, थायरोक्सिन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, जिसकी डेफिशिएंसी एक डिजीज करती है, दैट इज गॉइटर। उसके बाद बात करें थर्ड, एंड दैट इज क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन नाम से समझ में आ गया होगा, ये क्लोरीन का एक सिंथेटिक कंपाउंड है। मलेरिया को ट्रीट करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सुना भी होगा मलेरिया में जब जो दवाई दी जाती है उसे कुनेन कहते हैं, राइट, हिंदी में, वो एक्चुअली क्लोरोक्वीन ही है। तो क्लोरोक्वीन सिंथेटिक क्लोरीन कंपाउंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हेलोथेन। देखिए हेलोथेन जो है उसका बाकी सबके स्ट्रक्चर जो है वो काफी बड़े हैं, लेंदी हैं, इसका स्ट्रक्चर काफी छोटा है, आप ध्यान भी रख सकते हैं। देखिए एक कार्बन है, उसके 3 तरफ तो फ्लोरीन ही आ गए, और फिर दूसरा जो कार्बन है उस पर एक Br है और एक Cl है, मतलब सारे हैलोजेंस यहां नजर आ रहे हैं आयोडीन को छोड़कर। ये जो हेलोथेन है इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरीज। सर्जरीज के दौरान इसको एज एनेस्थेटिक सब्सटेंस यूज किया जाता है। इसके अलावा लास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पॉली या फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, जिसे हम क्लोरो तो नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे पर फ्लोरोकार्बन्स। नाम पे गौर कीजिएगा, PFCs, जैसे CFCs होते हैं ऐसे होते हैं PFCs। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। PFCs, देखिए PFCs पर फ्लोरोकार्बन, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन होगा और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन होंगे, मतलब कार्बन के अलावा कुछ और, ना हाइड्रोजन होगा, ना क्लोरीन होगा, ना ब्रोमीन, ना आयोडीन, कार्बन और कार्बन के साथ सारे फ्लोरीन होंगे, इसीलिए पर फ्लोरोकार्बन्स।
PFC। ये जो परफ्लोरोकार्बन्स हैं जिन्हें हम फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं, फुली फ्लोरिनेटेड अब आप समझ गए होंगे, इनका यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड की जैसे हुआ काफी ज्यादा और आज भी होता है, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है फुली फ्लोरिनेटेड जो कार्बन्स हैं ये ब्लड का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि लंग्स में जाकर ये बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और पूरी बॉडी में उनको भेज भी सकते हैं, उनकी सप्लाई भी बहुत इजीली कर सकते हैं। दैट्स वाई इनको ब्लड का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है और आज भी कई सारे ऑपरेशंस और सर्जरीज में ब्लड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इन कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ भी है, सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स परफ्लोरोकार्बन्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स इन सर्जरीज। तो ये इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हुई इस चैप्टर की, या इस चैप्टर में जो कंपाउंड्स हमने पढ़े उनकी। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूं, आप नोट्स बना लीजिएगा, बोर्ड्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखिएगा। सो गाइज बातें समझ में आ गई होगी। ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अल्काइल एंड अराइल हलाइड्स। आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, पांचों सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है, नो मैटर हाउ गुड यू आर इविल इन समवन्स स्टोरी। बात बिल्कुल ठीक है, आप कितने भी अच्छे हों लेकिन किसी ना किसी की नजर में तो आप गलत ही होंगे। अब नज़र की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पेरेंट्स और टीचर्स को छोड़ना होगा, उसके अलावा आप सोच सकते हैं। खासकर आपके फ्रेंड सर्कल के लिए बात बिल्कुल फिट बैठती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के एज के लिए, ये हर एज ग्रुप के लिए फिट बैठता है। इसीलिए आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने एम पे ध्यान दीजिए, दूसरों को खुश करने में ना लगें। ये ना सोचें कि मैं सबको खुश रख कर अपना काम कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो आप कभी भी खुद खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। कोई आपके लिए कुछ भी सोचे, बस आपको यह सोचना है कि आप ठीक हैं, आप अपने राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जो राय आपको दी जा रही है प्रॉपर लोगों से, क्योंकि एडवाइस देने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आप किसकी फॉलो करनी है और किसकी नहीं फॉलो करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और किसकी एडवाइस फॉलो करनी है और नहीं करनी है, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो आपको एडवाइस दे रहा है आप ये देख लीजिए कि वो खुद आज कहां पे स्टैंड करता है। क्योंकि वो अगर आपको एडवाइस दे रहे हैं तो शायद कुछ सोचकर ही दे रहे होंगे, और उन्हीं चीजों को शायद फॉलो करते हुए वो आज वहां तक पहुंचे होंगे। इसीलिए कभी आपको डाउट हो कि किसकी एडवाइस माननी है और किसकी नहीं माननी है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ये देख लेने का कि जो एडवाइस दे रहा है वो खुद आज किस जगह पर स्टैंड करते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए तो मैं आपसे इतनी ही बात कहूंगा, आगे और हम बातें डिस्कस करते रहेंगे। बस आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।